नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। कल दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा था मैंने कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायक है। ये परत है दोस्तों क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल या मध्य मंडल। तो दोस्तों यहाँ पर आयन मंडल ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर बाह्य मंडल होगा। यदि आयन मंडल ऑप्शन में होता तो आयन मंडल राइट आंसर होता। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के जो सारे प्रश्न है दोस्तों वो कक्षा 11 की जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है उस पुस्तक से बनाए गए हैं। और ये 10 प्रश्न है दोस्तों, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। जवाब देने की कोशिश करना आप। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, रेडियो तरंगों का संबंध निम्न में से किस मंडल से है। रेडियो तरंगों का संबंध निम्न में से किस मंडल से है। आयन मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो देखिए दोस्तों, रेडियो तरंगों का संबंध निम्न में से किस मंडल से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, ध्रुवीय ज्योति का संबंध किस से है। टोपोस्फियर, आयनोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या एक्सोस्फियर। इंग्लिश में नाम है दोस्तों, ये 11वीं क्लास में दे रखे थे भूगोल में, मैंने डिटो के डिटो लिख दिए। देखिए टोपोस्फियर, आयनोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, एक्सोस्फियर। ध्रुवीय ज्योति जिसे अरोरा की घटना भी बोलते हैं दोस्तों, इसका संबंध है आयनोस्फियर से। किससे? आयनोस्फियर से। अब इंग्लिश वर्जन आपको बता देता हूं दोस्तों, जो क्षोभ मंडल है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर या टोपोस्फियर या ट्रोपोस्फियर। फिर देखिए दोस्तों, समताप मंडल है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। आयन मंडल को दोस्तों आयनोस्फियर बोलते हैं, और बहिर्मंडल है इसको एक्सोस्फियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोस्फियर बोलते हैं। जो मध्य मंडल होता है दोस्तों उसको बोलते हैं मीसोस्फियर। क्या बोलते हैं? मीसोस्फियर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, समस्त समय कटिबंधों पर समय की गणना की जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पाठ्य पुस्तक का पीछे वाला प्रश्न उठाया है मैंने। समस्त समय कटिबंधों पर समय की गणना की जाती है। 180 देशांतर, 0 मध्याह्न रेखा, 90 पूर्वी देशांतर, 82 से 1/2 पूर्वी देशांतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 मध्याह्न रेखा। क्या हो जाएगा? 0 मध्याह्न रेखा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल या गंगोत्री। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बद्रीनाथ है। कौन सी है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो ये 7040 मीटर ऊंची है। कितनी? 7040 मीटर ऊंची है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बद्रीनाथ है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, शिवालिक पहाड़ियों के साथ लगते मैदानी भाग में छोटी छोटी नदियों द्वारा अपरदन के कारण दोस्तों गड्ढे हो जाते हैं। यानी शिवालिक जो पहाड़ी है उसके साथ लगने वाले मैदानी भाग में जब नदियां बहती है तो अपरदन के कारण कई छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं। इन गड्ढों को क्या कहते हैं? पंजाब और हरियाणा का जो मैदानी भाग है दोस्तों, वहाँ पर ये गड्ढे बनते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये कलाम एकेडमी वाला जो रीट का पेपर हुआ था दोस्तों, अभी प्री रीट, उसमें भी उन्होंने दिया था। मैंने लक्ष्य में देखा, सब जगह देखा, मुझे इसका उत्तर नहीं मिला, और इसका उत्तर 11वीं क्लास में दे रखा था। चो, बेट, दुआर या बारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चो। चो कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? चो। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, पंजाब व हरियाणा राज्य में नदियों के दोनों ओर 10 से 20 किलोमीटर, 10 से 20 मीटर है दोस्तों, 1 किलोमीटर नहीं है, चौड़ी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। यानी पंजाब और हरियाणा राज्य में नदियों के दोनों ओर दोस्तों चौड़ी बाढ़ग्रस्त
एक पट्टी सी बन जाती है, इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? पंजाब हरियाणा राज्य में नदियों के दोनों ओर 10 से 20 मीटर चौड़ी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बेट, चो, दुआर या डेल्टा? तो दोस्तों इसे बोलते हैं बेट। क्या बोलते हैं? बेट। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। व्यास व सतलज नदियों के बीच के दोआब को क्या कहा जाता है? व्यास व सतलज नदियों के बीच के दोआब को क्या कहा जाता है? बिस्त दोआब, रेचना दोआब या बारी दोआब? तो दोस्तों इसको बोलते हैं बिस्त दोआब। क्या बोलते हैं? बिस्त दोआब। चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्राचीन जो जलोढ़ क्षेत्र होता है उसको बागर बोलते हैं, नवीन जलोढ़ क्षेत्रों को दोस्तों खादर बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा आप ध्यान में रख सकते हैं। और ये दोस्तों खादर है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में अधिक मिलते हैं। अब देखिए जो ऊपर प्रश्न था उस प्रश्न का दोस्तों थोड़ा डिटेल यहाँ पढ़ लेते हैं। देखिए पंजाब हरियाणा का जो मैदान है दोस्तों, यहाँ पर दो नदियों के मध्य स्थित मैदानी भाग को अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखिए सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम द्वारा जमा की गई कांप मिट्टी के जमाव से बना है, यानी पंजाब हरियाणा का मैदान। दो नदियों के मध्य स्थित मैदानी भाग को स्थानीय भाषा में दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब। यानी दो नदियों के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। व्यास व सतलज के बीच बिस्त दोआब है, तो बिस्त दोआब का है सत, तो बीसत, यानी बी को आप वह पढ़ना दोस्तों, आप बिस्त विस्त विस्त पढ़ना आप, तो व्यास और सतलज। रावी और व्यास के बीच के दोआब को बारी दोआब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारी, बारी दोआब। व्यास और रावी के बीच। चिनाब और रावी के बीच दोस्तों रेचना दोआब है। ठीक है, रेचना, तो रे से रावी, चे से चिनाब, तो रेचना दोआब है रावी और चिनाब के बीच। झेलम और चिनाब के बीच दोस्तों चाच दोआब है। कौन सा? चाच। झेलम व चिनाब के बीच कौन सा दोआब है? चाच। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के आसपास ज्वारीय जल में ज्वारीय जल में न डूबने वाली उच्च भूमि को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे व्याख्या दिखाऊंगा। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा के आसपास दोस्तों जो ज्वारीय जल है उसमें न डूबी भूमि, ऐसे है ये, न डूबी भूमि, न डूबी उच्च भूमि को क्या कहते हैं? यानी ज्वारीय जल में दोस्तों भूमि डूब जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं डूबती है, क्योंकि नदी अंतिम छोर पर दोस्तों जब डेल्टा बनाती है तो वहाँ पर दोस्तों ज्वार आते रहते हैं समुद्र में। ठीक है, तो ज्वार आते हैं तो अपने आसपास के क्षेत्र को वो घेर लेता है ज्वार, लेकिन ज्वार के कारण दोस्तों कुछ उच्च भूमि रहती है जो उस ज्वार के मतलब ज्वार में नहीं आ पाती है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वहाँ पर उच्च भूमि जो ज्वार ये जल से प्रभावित नहीं होती, यानी ज्वारीय जल में नहीं डूबती, उसे क्या कहते हैं? बर, चर, पिल या दुआर। तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर। चर। देख लीजिए व्याख्या। यह गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, देखिए यह अत्यंत समतल क्षेत्र है तथा समुद्र तल में बहुत कम ऊंचा है। इस क्षेत्र में ज्वार का जल फैल जाता है, अतः यह भूमि भाग दलदली रहता है। ज्वारीय जल की डूब में न आने वाली उच्च भूमि को चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं। ठीक है, निम्न को बिल कहते हैं और निम्न भूमि को बिल कहते हैं। तो बिल और चर किसे कहते हैं? जो निम्न भूमि होती है, जो जल में डूब जाती है, उसे बिल कहते हैं। उच्च भूमि जो ज्वारीय जल में नहीं डूबती है उसको चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। काजरी कहाँ स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर। तो काजरी है दोस्तों ये जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। व्हीलर द्वीप है दूरस्थ द्वीप, कांप मिट्टी के द्वीप, पर्वतीय द्वीप या प्रवाल द्वीप? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांप मिट्टी के द्वीप है। व्हीलर द्वीप किसके हैं? कांप मिट्टी के द्वीप। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी?
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट 10 प्रश्नों के साथ कल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है दोस्तों। रोज़ 1 बजे दोपहर में आपको ये क्लास मिलेगी। रोज़ दोपहर में 1 बजे। 1 बजे आप सोते हो सब लोग, तो सोना नहीं है, अपनी क्लास देखनी है, ठीक है। रोज़ दोपहर 1 बजे सामाजिक अध्ययन की ये क्लास आती रहेगी। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।